नमस्ते दोस्तों। हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक की जिसका नाम था टेंस, और टेंस से रिलेटेड हम कुछ एक सेंटेंस देख रहे थे कि एग्ज़ाम के अंदर जो सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर टेंस से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं, बहुत सारे एरर्स आते हैं, जिसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो नॉर्मली एग्ज़ाम में आती हैं और हमें उनको अवॉइड करना है और सेंटेंस को करेक्ट तरीके से लिखना है। तो चलिए उसी क्रम में बात करते हैं सेंटेंस नंबर 11 की। इसमें लिखा हुआ है माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। तो देखिए जो ए और बी सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा। तो जो आपका ए सेक्शन है उसमें तो कोई एरर है नहीं। जो बी सेक्शन है सेड के साथ टू आता है और टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है यानी कि मी, ये भी सही है। यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन में तो कोई भी गलती नहीं है। अब देखते हैं सी सेक्शन या डी सेक्शन में से कोई गलत है या फिर हो सकता है कि इसमें नो एरर, कोई गलती भी नहीं हो। तो सी सेक्शन में लिखा हुआ है व्हेन हैव यू कम हियर। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन का यूज़ होता है तो व्हेन यानी होता है, वैसे तो इसके दो यूज़ होते हैं, एक तो होता है कब और एक होता है जब। जब ये सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो इसका मतलब कब होता है, जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करता है। और जब इसका मतलब जब होता है, जब व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, तो ये सेंटेंस के बीच में आता है और ये काम करता है कंजक्शन का। लेकिन यहाँ पे आपके पास सेंटेंस एक नहीं है, सेंटेंस दो है। एक तो है माई फ्रेंड सेड टू मी और दूसरा है व्हेन हैव यू कम हियर। तो मतलब ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये काम पूछ रहा है, इसका काम है प्रश्न पूछने का। तो व्हेन यानी होता है कब, और जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन का यूज़ होता है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि वहाँ पास्ट सिंपल का यूज़ होगा। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी वाक्य में व्हेन का यूज़ होता है तो ये माना जाता है कि वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे व्हेन आ गया और इस व्हेन के साथ देखिए, इस व्हेन के साथ यहाँ पे हैव का यूज है जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जब व्हेन आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, पहले अपन प्रायोरिटी पास्ट सिंपल को देते हैं। तो पास्ट सिंपल को देंगे तो व्हेन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैव नहीं आकर के यहाँ पे किसका यूज होगा, डिड का यूज होगा। तो आपको हैव को हटाना है और हैव के स्थान पे डिड लगाना है। फिर आपका सेंटेंस हो जाएगा व्हेन डिड यू कम हियर। और ये जो कम है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि आपको पता है डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसी सेंटेंस को करेक्ट करने का एक और तरीका ये है कि जो आपका पहला सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो मान के चलिए जो दूसरा सेंटेंस है वो भी पास्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट आ गया तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर किसी भी वाक्य में व्हेन आता है तो वहाँ पास्ट सिंपल का यूज होगा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो ये आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे गलत हो गया, जिसको आपको सही करना है। तो इसका जो सी सेक्शन है वो आपका गलत है, जिसको आपको सुधार के सही करना है। तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं सेंटेंस नंबर 12 की, और इसमें लिखा हुआ है मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाई डे। तो इसका जो ए बी सी और जो डी सेक्शन है, तो देखो इस सेंटेंस के अंदर जो आपका डी सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है डे बाई डे, और डे बाई डे का मतलब होता है दिन ब दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी काम हो रहा है वो दिन ब दिन हो रहा है। दिन ब दिन का मतलब आज भी हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले दिन भी होगा। तो जहाँ भी डे बाई डे आ जाए, जहाँ भी स्टेप बाय स्टेप आ जाए, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। क्या बोला मैंने, डे बाई डे यानी दिन ब दिन। दिन ब दिन का मतलब वहाँ पे कंटिन्यू, ग्रेजुअल, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो जहाँ भी डे बाई डे आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। तो अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा तो इसका जो सी सेक्शन है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब तो सही है, इज, लेकिन आपको पता है जब कंटिन्यूस टेंस होता है तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है। और यहाँ पे ग्रू जो कि सेकंड फॉर्म हो गई ग्रो की, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो मतलब इज एम आर के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो आपको यहाँ पे आई एन जी लगाना है और आपका सेंटेंस बनेगा द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाई डे। यानी कि जो ड्रग एडिक्ट की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सी सेक्शन है वो गलत है, इसमें इज ग्रू के स्थान पे इज ग्रोइंग होगा। क्यों? क्योंकि डे बाय डे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है बी सेक्शन में, द नंबर ऑफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा
एक तो होता है ए नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। तो जहाँ भी सेंटेंस में द नंबर ऑफ आता है उसके साथ तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब का मतलब एच वी से भी है। तो अगर आपके सेंटेंस में द नंबर ऑफ आता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर यहाँ पे ए नंबर ऑफ आता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, यानी द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे आर हो जाता। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब और ए नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब। तो इस सेंटेंस में ये वाली चीज़ तो बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो आपको इज ग्रोइंग करना था, वो गलत था। तो इसका जो सी सेक्शन है वो गलत है और इसको आपको सही करना है। तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं अपन सेंटेंस नंबर 13 की, जिसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए जो सी और डी सेक्शन है इसको वापिस से पढ़ते हैं। दैट हैपन, जो होते हैं, जो घटित होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर। तो इसने क्या बोला, जो पूरे संसार में घटित होते हैं। अब देखो दैट का मतलब जो का मतलब किसकी बात कर रहा है, उन इवेंट्स की, उन घटनाओं की जो पूरे संसार में घटित होती हैं। अब जहाँ तक सी और डी सेक्शन की सवाल है उसमें तो कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं ए और बी सेक्शन की। तो उसमें लिखा हुआ है ए सेक्शन पे न्यूज़पेपर टोल्ड, और टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बताया या कहा। तो आपको पता है टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है। तो यहाँ पे टोल्ड आ गया तो इसका मतलब न्यूज़पेपर्स टोल्ड, समाचार पत्र बताते थे, अस, हमें, अबाउट द इवेंट्स, उन घटनाओं के बारे में, समाचार पत्र हमें उन घटनाओं के बारे में बताते थे। तो मतलब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, समाचार पत्र हमें उन घटनाओं के बारे में बताते थे, तो इसका मतलब आजकल समाचार पत्रों ने हमें उन घटनाओं के बारे में बताना बंद कर दिया क्या, जो संसार में होती है। तो आपका उत्तर होगा नहीं, समाचार पत्र तो पहले भी बताते थे, आज भी बताते हैं और आने वाले समय में भी बताएंगे। और इसका मतलब ऐसा कोई भी काम जो पहले भी होता था, आज भी होता है और कल भी होता रहेगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाता है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी। सूर्य पूर्व में उदय होता था, होता है, होता रहेगा। तो ऐसा कोई भी काम जो पहले होता था, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा, तो उसे यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो ये जो बात लिखी हुई है समाचार पत्र बताते थे, ये गलत है। आपको यहाँ पे टोल्ड को हटाना है और टोल्ड के स्थान पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, वो आनी है। अब देखिए न्यूज़पेपर नहीं लिख करके न्यूज़पेपर्स लिखा हुआ है, तो यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे टेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपको टेल करना है केवल, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता। तो न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट्स, समाचार पत्र उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो पूरे संसार में होती हैं। तो इसका जो ए सेक्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं सेंटेंस नंबर 14 की। इसमें लिखा हुआ है हियर इज़ कमिंग माई फ्रेंड्स सेड मैरी व्हेन शी वॉज एनेक्सियस। तो देखिए इसमें तो जो बड़ा डिफरेंट है या डिफरेंस है या जो एरर है वो ये है, ध्यान देना है। अगर किसी वाक्य की शुरुआत में हियर या देयर आता है, क्या बोला हमने, अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत में हियर या देयर आता है तो वहाँ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो वाक्य की शुरुआत में हियर आ गया तो मतलब इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब देखो हियर आ गया, हाँ, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, इज कमिंग, तो मतलब ये सेंटेंस यहीं पे गलत हो गया। तो जहाँ हियर या देयर आया वहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब देखते हैं क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है, माय फ्रेंड्स। अच्छा दूसरी बात, ऐसा बोला जाता है कि वाक्य की शुरुआत में हियर या देयर आए तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जो वाक्य का सब्जेक्ट है, जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो आपको पीछे मिलेगा। पीछे का मतलब पहले तो हियर या देयर, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो माय फ्रेंड्स है, तो माय फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसी के अनुसार आएगी। तो प्रेजेंट सिंपल आना है, तो यहाँ पे अब आपको देखना है कम आएगा या कम सा आएगा। तो माय फ्रेंड्स प्लूरल, प्लूरल के साथ एस या एस लगता नहीं है, तो यहाँ पे कम का यूज होगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा हियर कम माय फ्रेंड्स
सैड मेरी व्हेन शी वॉज एनेक्सियस, ये बात मेरी ने कही, कब कही, जब वो चिंतित थी। तो मेरी ने क्या कहा, हियर कम्स माई फ्रेंड्स। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रेजेंट सिंपल आता है, जो कम्स आएगा, तो आपको उसको ता है, ती है, ते है में नहीं लेना, आपको उसको कंटिन्यूस में यूज़ करना है। यानी कि आपको ध्यान क्या देना है, वाक्य के शुरुआत में हियर या देयर आए तो टेंस तो आएगा प्रेजेंट सिंपल, लेकिन वो काम करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यानी आएगा तो कम या कम्स, लेकिन वो काम करेगा इज कमिंग का। तो जैसे अब मैं बोलूँ हियर कम्स माई फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मेरे दोस्त आते हैं, इसका मतलब है यहाँ मेरे दोस्त आ रहे हैं। और ये बात तब बोली जाती है जब हमारी आंखों के सामने कोई इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है और हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, वाक्य के शुरुआत में हियर या देयर आई तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस का यूज़ है जो कि गलत है, तो आपको इसको इज कमिंग को चेंज करना है कम में। तो चलिए बात करते हैं अब अगले सेंटेंस की, जिसमें लिखा हुआ है, तो अगला जो सेंटेंस है वो है 16। इसमें लिखा हुआ है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। तो देखिए, अगर किसी भी वाक्य में नेक्स्ट ईयर आता है, अगर किसी भी वाक्य में नेक्स्ट ईयर आता है तो इसका मतलब होता है अगले साल, यानी कि टेंस हो गया फ्यूचर सिंपल। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी वाक्य में फ्यूचर टाइम आया, जैसे कि नेक्स्ट ईयर इसमें आया है, तो अगर किसी भी वाक्य में फ्यूचर टाइम आए और फ्यूचर टाइम के पहले बाई लग जाए, बाई को आप हिंदी में बोल सकते हो यहाँ पर तक, क्या बोलोगे आप, तक। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर किसी भी वाक्य में फ्यूचर टाइम के पहले तक लग जाता है, अब तक को आप बाई भी बोल सकते हो, अप टू भी बोल सकते हो, टिल भी बोल सकते हो। तो बाई अप टू टिल के साथ अगर फ्यूचर टाइम आता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, वहाँ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई के साथ अगर फ्यूचर टाइम आ गया तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो ये क्या कहना चाहता है, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक, क्या बोला, अगले साल इस समय तक। तो यानी कि अब हैज़ हैड नहीं करना है, आपको करना है ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। अगले साल इस समय तक वह अपने आप को लंदन में सेटल कर चुका होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर आया जिसका मतलब अगले साल होता है, ये फ्यूचर सिंपल की पहचान है। लेकिन जब फ्यूचर सिंपल की पहचान के पहले तक लग जाता है, मीन्स बाई, टिल या अप टू लग जाता है, तो वह फ्यूचर सिंपल नहीं होके फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट जब भी होता है तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो आती है विल हैव और शैल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट था, वो था ही। तो मैंने क्या बोला, आई तथा वी के साथ, मैंने बोला आई तथा वी के साथ तो आएगा शैल और बाकी सबके साथ विल। तो ही है तो ही के साथ विल आएगा। तो यहाँ पे आपको भरना है ही विल हैव, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सेटल्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, अगर इस वाक्य में बाई दिस टाइम नहीं होता, अगर इस वाक्य में बाई दिस टाइम नहीं होता तो आपका वाक्य क्या होता, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर सिंपल हो गया, और फ्यूचर सिंपल हो गया तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आएगा, क्या आएगा फिर आएगा विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट ईयर अगले साल, ही विल सेटल हिमसेल्फ, वह अपने आप को सेटल करेगा। लेकिन फ्यूचर टाइम के पहले अगर बाई लग जाता है तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो गलती है वो सेक्शन बी में है, और बी में क्या गलती है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं फ्यूचर परफेक्ट, यानी विल हैव आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि V3 पहले से दी हुई है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 17 की। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी वाक्य के शुरू में, जैसे इसका जो ए सेक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अबाउट टाइम, तो अगर किसी भी वाक्य के शुरू में इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं, कौन कौन से बताए मैंने, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। तो जहाँ भी आपको ये शब्द, ये वर्ड आपको दिखाई दे जाए वहाँ पास्ट सिंपल आएगा। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, जहाँ भी आएंगे क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। तो इट इज़ अबाउट टाइम आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो आपका जो बी सेक्शन है वो पूरी तरह से गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है इट इज़ अबाउट टाइम यू टुक
योर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो यहाँ पे हैव टेकन को इरेज करके रिमूव करके आपको टुक का यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो जो मैंने आपको बोला वो आपको याद हो गया होगा। अगर किसी भी वाक्य में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई HIGH और इट इज़ अबाउट टाइम आता है तो उसके बाद में जो टेंस आता है वो पास्ट सिंपल आता है। तो इट इज़ अबाउट टाइम आया तो पास्ट सिंपल आएगा। हाँ, एक और ध्यान देना, अगर इट इज़ टाइम के स्थान पे इट वाज टाइम हो जाए, इट इज़ टाइम के स्थान पे इट वॉज टाइम हो जाए तो फिर वो पास्ट सिंपल के स्थान पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इतना ज़रूर आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो बी सेक्शन था वो गलत था। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 18 की। इसमें लिखा हुआ है आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। तो देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं बीमार हो गया। और इसका जो ए सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है आई हैड होप्ड, मैंने आशा की थी या मैं आशा कर चुका था, दैट की आई वुड सी यू द अदर डे, कि मैं तुम्हें किसी दिन देखूंगा। मैं आशा कर चुका था कि मैं तुम्हें किसी दिन देखूंगा। तो इसका जो ए सेक्शन है वो बिल्कुल सही है, जो इसका बी सेक्शन है वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो जो ए सेक्शन है उसमें पास्ट टेंस है, पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो अगर यहाँ पे पास्ट है तो अगला जो सेंटेंस है उधर भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ भी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। तो अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट, ये भी सही है। अब उसके बाद में जो एक और सेंटेंस है, देखो यहाँ पे फेल जो कि सेकंड फॉर्म है, ये भी सही है। यानी कि इधर पास्ट, इधर पास्ट, इधर पास्ट, यानी कि तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। और ऐसा बोला जाता है, ऐसी कोई भी विश जो कंप्लीट नहीं हुई, ऐसी कोई भी इच्छा जो हमारी पूरी नहीं हुई, तो आप ऐसा कह सकते हो ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी विश जो इनकम्प्लीट रह गई, जो अधूरी रह गई, उसको बताने के लिए हमेशा आई हैड होप्ड आता है। यानी कि ऐसी कोई भी इच्छा जो हमारी अधूरी रह गई, जो हमारी पूरी नहीं हुई, उसको बताने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि ये वाली इच्छा पूरी नहीं हुई? तो एक बार थोड़ा ध्यान से सेंटेंस के लास्ट वाले सेक्शन को देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं बीमार पड़ गया। तो इसका मतलब वो उसे मिल पाया या नहीं मिल पाया? तो आपका उत्तर होगा नहीं मिल पाया, क्योंकि बोल रहे हैं ना आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे, मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी दिन मिलता, लेकिन मैं दुर्भाग्यवश बीमार पड़ गया। यानी कि उसकी जो इच्छा थी ना मिलने की, जो सी करने की, जो देखने की थी, वो उसकी पूरी नहीं हुई। तो मैंने क्या बोला, मतलब कोई भी ऐसी अनफुलफिल्ड जो होप होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। और आगे जो ए सेक्शन आता है उसमें नॉर्मली कौन कौन सी वर्ब आ सकती है, जैसे कई बार होप भी आ सकता है, होप आ सकता है, एक्सपेक्ट आ सकता है, थिंक आ सकता है, इंटेंड आ सकता है, मीन आ सकता है, सपोज आ सकता है, वांट भी आ सकता है। तो ऐसी कोई भी अनफुलफिल्ड होप, एक्सपेक्टेशन, उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट के द्वारा ही बताया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, दुर्भाग्यवश मैं बीमार हो गया, इसका मतलब जो मेरी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। और अधूरी इच्छाओं को बताने का काम पास्ट परफेक्ट करता है। और एक और बात ध्यान देना, अगर इस सेंटेंस के जो लास्ट में लिखा हुआ बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, अगर ये इरेज कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो देखिए आपका सेंटेंस क्या रहेगा, आपका वाक्य रहेगा आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे। मेरी इच्छा थी, मेरी आशा थी कि मैं तुमसे किसी दिन मिलता। तो अब आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं बीमार पड़ गया, तो इसका मतलब इसकी इच्छा पूरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ भी किया जा सकता है। तो जहाँ पे आपको लगे कि विश को कंप्लीट किया जा सकता है, पास्ट सिंपल, जहाँ आपको लगे विश कंप्लीट नहीं होगी, वो अनफुलफिल ही रह जाएगी, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट। तो अब इसके बाद में बात करते हैं सेंटेंस नंबर 19 की, जिसमें लिखा हुआ है द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। तो ये जो आपका ए सेक्शन है ये पेसिव वॉइस में है, जिसमें चोर को पकड़ा गया। और आपको पता है जब भी पेसिव वॉइस का यूज़ होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। आफ्टर यानी बाद में। तो अब एक बात आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में आफ्टर का यूज़ हो गया। और मैंने आपको पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने बताया था, अगर किसी वाक्य में बिफोर आता है तो बिफोर का मतलब पहले, और आफ्टर आता है तो आफ्टर का मतलब बाद में। तो मैंने क्या बोला था, बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी बाद में।
तो ये तो आएंगे बीच में और इनके दोनों तरफ दो सेंटेंस आएंगे, एक तो पहले और एक बाद में। तो बिफोर यानी पहले यानी कि पहले, और आफ्टर यानी बाद में यानी कि बाद में। तो क्या ध्यान देना है, बिफोर के तो पहले और आफ्टर के बाद में। बिफोर के, सपोज करो बिफोर आता है, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद में। तो हमेशा हेड के साथ V3 का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, हेड के साथ V3। तो बिफोर आ गया तो बिफोर के पहले, और आफ्टर आता है तो आफ्टर के बाद में हेड के साथ V3 का यूज़ किया जाता है। और जो दूसरी साइड बचती है वहाँ पे पास्ट सिंपल आता है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में आफ्टर आ गया, और आफ्टर यानी होता है बाद में। तो बाद में का मतलब इसके बाद में, पास्ट परफेक्ट आएगा। अब क्यों आएगा उसका कारण भी देखो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, यानी कि पास्ट सिंपल को पेसिव में लिखा गया। तो पास्ट सिंपल आ गया तो इधर कौन सा टेंस आना है, पास्ट परफेक्ट ही तो आना है। तो आफ्टर के बाद में हेड के साथ V3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज़ लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो आपको क्या लिखना है, द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। तो यहाँ पे ही हैज़ नहीं होगा, ही हैड होगा। बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद में बात करते हैं सेंटेंस नंबर 20 की, जिसमें लिखा हुआ है सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस में 3 क्लोज दिए हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है सुषमा अराइव्ड, दूसरा है डिड, और तीसरा है हैज़ कॉल्ड ऑन। यानी कि आपको ध्यान से देखना है, पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, जिसमें क्या कहा गया, सुषमा अराइव्ड, सुषमा पहुंची। आगे क्या लिखा हुआ है, डिड, डिड यानी किया, यानी कि यहाँ पे पास्ट सिंपल, यहाँ पे पास्ट सिंपल। तो बताइए अब इस एंड के बाद में पास्ट सिंपल आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पहले बोल रखा है, अगर किसी भी वाक्य में 2 टेंस आते हैं तो दोनों में सेम ही टेंस का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं तो इधर जो टेंस है वही इधर आना चाहिए। तो यहाँ पे सुषमा पहुंची, सुषमा ने सारी प्रिपरेशंस की, और इसके बाद में आगे देखो यहाँ पे कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन यानी ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलना। यहाँ पे आपने हैज़ कॉल ऑन कर दिया, जो कि गलत है। तो इधर भी प्रेजेंट। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि जो टेंस पहले आया है वही टेंस बाद में आना चाहिए। तो सुषमा आई, सुषमा ने तैयारियां की, और उसके बाद एंड देन, और उसके बाद हैज़ कॉल्ड ऑन, मिल चुकी है या मिली। तो सीधी सी बात है, सुषमा आई, सुषमा ने तैयारी की, और उसके बाद में वो मिली। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो गलत है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल में यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे जो हैज है वो गलत है, इसको हटा दो। इसके बाद में कोलोन को वैसे का वैसे रख दे। सुषमा अराइव्ड हियर, वो यहाँ आई, प्लस डिड ऑल द प्रिपरेशंस, सारी तैयारियाँ की, एंड देन, और उसके बाद कॉल ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, अपने एक बेहद करीबी दोस्त से मिली। तो यहाँ पे सी सेक्शन गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट को आपको रिमूव करके पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो इसके बाद में जो सेंटेंस है जो उनको अपन देखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस रह गया है, आपको उसमें समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो अभी के लिए बाय और थैंक यू। आपको मिलते हैं इसके बाद में।